एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आईबीटी गुरुग्राम प्लेटफॉर्म पे बच्चों। आज की क्लास में हम एक्टिव पैसिव को डिस्कस करेंगे और ये पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस की बेसिक इंट्रोडक्शन क्लास है। इसमें हम समझेंगे क्या है एक्टिव, क्या है पैसिव। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करें। चलिए, सबसे पहले बताओ आपको बच्चों वॉइस है क्या, ये वॉइस है क्या और एक्चुअल में टॉपिक कहाँ से लिया गया है। जैसे हमारे पास नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन है बच्चों। ये दरअसल में टॉपिक लिया गया है हमारे पार्ट ऑफ स्पीच से। कहां से बच्चों? पार्ट ऑफ स्पीच से लिया गया है। तो उसी तरीके से बच्चों ध्यान देना, हमारे पास जो ये टेंस, वॉइस और सेंटेंसेस है, ये टेंस है, वॉइस है, नरेशन है, ये कहाँ के टॉपिक है। बता दूं आपको, टेंस तो बच्चों हमारे वर्ब से बनता है, लेकिन अगर वॉइस और नरेशन की बात की जाए बेटा, तो ये जो टॉपिक हमारे पास है ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर से लिए गए। कहां से बच्चों? ये जो टॉपिक हमारे पास कहां से लिए गए? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर। क्या मैंने कहा बच्चों? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर से लिए गए हैं। लेकिन इनमें एक खास बात है, इनमें सेंटेंस की जो स्ट्रक्चर है, सेंटेंस की बच्चों अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है बेटा? एस प्लस वी प्लस ओ बेटा, इन्हें हम कहते हैं सेंटेंस के स्ट्रक्चर को। इसमें हम सेंटेंस के स्ट्रक्चर को तो ट्रांसफॉर्म करते हैं, लेकिन उसकी जो मीनिंग है बच्चों वो कांस्टेंट रहती है। क्या मैंने कहा बच्चों? मीनिंग इसमें बेटा कांस्टेंट रहेगी, बट इट्स मीनिंग रिमेन्स कांस्टेंट। क्या मैंने कहा? हाँ, तो ये हुआ इसकी डेफिनेशन बच्चों एक्चुअल में हमारे पास कि ये तो मतलब बेसिक डेफिनेशन है कि जो टॉपिक है वो कहाँ से लिया गया है। लेकिन अगर बात करें कि इसकी बेटा एक्यूरेट डेफिनेशन क्या है वॉइस क्या है बेटा, तो ये भी समझ लेना जरूरी है। इट शोज प्रायोरिटी। क्या मैंने कहा? इट शोज प्रायोरिटी बिटवीन डूअर एंड रिसीवर। क्या कहा बच्चों मैंने? कि ये प्रायोरिटी को शो करता है डूअर और रिसीवर के बीच में। सबसे पहले माय डियर लिसनर और स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए कि अगर कौन है डूअर कौन है लिसनर। अगर आपको यही नहीं पता डूअर कौन है लिसनर कौन है तो समझ नहीं पाएंगे। डूअर का मतलब हुआ काम को करने वाला, और लिसनर हुआ और उसका रिसीवर हुआ जो उस काम का इम्पैक्ट जिस पे पड़ रहा है। सर क्या मैंने कहा? फिर सुन लीजिए। डूअर होता है काम को करने वाला, और रिसीवर होता है जिसपे उसका इम्पैक्ट पड़ रहा हो। जैसे मैंने कहा आई ईट मैंगो, तो आई डूअर है और मैंगो इसका इस एक्शन का रिसीवर है। मैंने कहा शी रोट पैराग्राफ, तो शी उसकी डूअर है और पैराग्राफ उस रोट का रिसीवर है बेटा। ठीक है, कुल मिला के अल्टीमेट हम ये समझ सकते हैं वॉइस क्या होता है। हमारे लिए काम करने वाला जरूरी है कि उस काम का होना, ठीक है, उसमें हमें बताने का काम करता है वॉइस। ठीक, अब इसको समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखा, देखो बेटा एक, हाँ, मैंने एग्जांपल लिखा एक, अंबानी वॉज गिवन 10 करोड़ रुपीस। अंबानी वॉज गिवन 10 करोड़ रुपीस। अब आपके सामने सवाल ये है बॉस कि ये इसकी हिंदी क्या है, ये एक्टिव है कि पैसिव। वीडियो को आराम से पॉज करना, फिर इसको सॉल्व करना। लेकिन मुझे जहां तक एक्सपीरियंस है, मोस्टली स्टूडेंट से गलत इंटरप्रेट करेंगे। एवरेज स्टूडेंट जिनको पता है वो सही इंटरप्रेट कर जाएंगे, पर जो जिनको ज्यादा वॉइस की जानकारी नहीं है वो उसको गलत इंटरप्रेट करेंगे, गलत मीनिंग बताएंगे बेटा। वो जिसका आंसर बताएंगे अंबानी ने 10 करोड़ दान दिए या अंबानी ने 10 करोड़ दिए, बट एक्चुअल में इसकी मीनिंग ये नहीं है बेटा। उन्होंने ये जो आंसर बताया अंबानी ने 10 करोड़ दिए, वो साइकोलॉजी के बेस से बताया कि 10 करोड़ अंबानी और देना अंबानी ही देगा। लेकिन माय डियर लर्नर, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ये जो स्टेटमेंट है ये पैसिव वॉइस है। क्या बच्चों? ये पैसिव वॉइस है। ठीक, और इसकी हिंदी है कि अंबानी को 10 करोड़ दान दिया गया। दूसरा एक सेंटेंस और बेटा लिखा मैंने, आई हैव कम हेयर बाय बस। इस स्टेटमेंट को बेटा आराम से वीडियो को पॉज करें और मुझे बताएं सर पॉज करके कि ये एक्टिव है कि पैसिव है बेटा। तो ध्यान रखना आप, यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट हमारे पास वो ये है
कि मैं बस से यहाँ आया हूँ, बच्चे इसमें क्या अनुमान लगाएंगे सर, बाय आ गया पैसिव वॉइस, बट बेटा ये एक्टिव वॉइस है। तो ये दोनों सेंटेंस आपसे जो गलत हो रहे हैं, तो आपने कहीं ना कहीं वो ऑर्थोडॉक्सी मैनर का यूज किया जो पहले स्कूल टाइम पे आप करते थे कि बाय लग गया पैसिव वॉइस, लेकिन बेटा नहीं, ये कंपटीशन इंग्लिश से यहाँ पे ऑथेंटिसिटी की काफी ज्यादा वेटेज है। आपका अगर आंसर थोड़ा सा भी गलत हो वो गलत कहलाएगा बेटा। अब सवाल यह आता है कि हाउ कैन वी जस्टिफाई, हाउ कैन वी आइडेंटिफाई वेदर द सेंटेंस इज इन वॉइस और इनएक्टिव। सो हियर आई एम टू इंट्रोड्यूस यू द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ पैसिव वॉइस। तो बेटा याद रखना, पैसिव वॉइस को पहचानने का सबसे बेसिक तरीका बता रहा हूं और ये मास्टर फॉर्मूला है बेटा। पैसिव वॉइस को पहचानने का मास्टर फॉर्मूला हमारे पास है B प्लस V3। क्या है? B प्लस V3। जिस स्टेटमेंट में B प्लस V3 आता है, ऑलमोस्ट मैंने कहा ऑलमोस्ट बेटा वो पैसिव वॉइस है, ध्यान रखना। एक आधा केस ऐसा आएगा जहां मैं तुम्हें इसे थोड़ा अलग बताऊंगा, लेकिन ऑलमोस्ट समझना बच्चों पैसिव वॉइस होता है जहां पे फॉर्मूला सेट हो जाए, ठीक। और जहां पे फॉर्मूला नहीं सेट होता है उसे हम बोलते हैं एक्टिव वॉइस। क्या बोलते हैं बच्चों? एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस क्या होता है? B प्लस V3। B प्लस V3 में याद रखना ये फॉर्मूला सेट नहीं होता है। तो जिधर ये फॉर्मूला सेट हो जाए पैसिव वॉइस, जिधर ना सेट हो एक्टिव वॉइस। अब हमें सबसे पहला काम यही होता है किसी भी ट्रांसलेशन में आइडेंटिफाई करना है कि एक्टिव है कि पैसिव है, उसके बाद हमें उसके ट्रांसलेशन पे ध्यान देना है। तो हमने सर पढ़ के देखा, ये रहा सर बी की सेकेंड फॉर्म, ये रहा वर्ब की थर्ड फॉर्म। आपको बच्चों पता होना चाहिए बी की जो फॉर्म होती है हमारे पास, चलिए वो हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। अभी देखिए बेटा ये बी की फॉर्म है, ये बी की फॉर्म है और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो बच्चों ये पैसिव वॉइस हो गया। क्या हो गया? ये पैसिव वॉइस, ठीक। थर्ड फॉर्म तो है पर बी की फॉर्म कहीं नहीं है, तो ये एक्टिव वॉइस हो गया। ध्यान देना, थर्ड फॉर्म के साथ साथ बी की फॉर्म भी होना कंपलसरी है, ठीक है, दोनों होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बी की फॉर्म आ गई है थर्ड फॉर्म नहीं आई है, या थर्ड फॉर्म आ गई है बी की फॉर्म नहीं आई है, तो ऐसा नहीं, दोनों होना कंपलसरी, ठीक है बेटा, तभी बनेगा ये, अदरवाइज गलत हो जाएगा, ठीक। तो ये पैसिव है और ये एक्टिव है। अब हमें पैसिव एक्टिव से एक बात और समझ, देखो बेटा, जो पैसिव वॉइस होता है और जो एक्टिव वॉइस होता है, ध्यान देना बच्चों, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस एक ही, इस ए से याद रखना, एक कोई लिखता हूं सही से, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, इस ए से याद रखना बच्चों, क्या आगे है डूअर, आगे है डूअर। इस एक्टिव वॉइस में बेटा क्या होता है? डूअर आगे होता है, ठीक। सेम वैसे बच्चों पैसिव वॉइस में क्या होता है? पीछे है डूअर। डूअर कहां होता है बच्चों? पीछे है डूअर। पैसिव वॉइस में बेटा डूअर पीछे होता है। तो खेल यहाँ पे डूअर के आगे होने का और पीछे होने का है। बेसिकली अगर इसको लॉजिकली हम समझें तो खेल प्रायोरिटी का ही समझ में आ रहा है कि अगर हमारे लिए डूअर प्रायोरिटी पे है तो डूअर सेंटेंस के आगे आएगा, स्टार्ट में आएगा। अगर हमारे लिए डूअर ना इंपॉर्टेंट हो गया, वो उस सेंटेंस में रिसीवर इंपॉर्टेंट है, तो रिसीवर सेंटेंस के स्टार्ट में आएगा, डूअर या तो पीछे आएगा या नहीं आएगा, ठीक है बॉस। नेक्स्ट फेज पे समझें, व्हाई डू वी चेंज एनी स्टेटमेंट, एनी सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव इनटू पैसिव। हम किसी सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में क्यों चेंज करते हैं, इस दोनों में क्या डिफरेंसेस है। तो एक एग्जांपल समझते बेटा, मैंने यहां पे लिखा रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड द सेल। दूसरा लिखा द सेल वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। तो ये दो स्टेटमेंट है, जरा इनको बेसिकली हम समझते हैं कि ये क्या है बेटा। देखो जो लिखा हुआ ये डिस्कवर्ड है, ये V2 है, इसमें B प्लस V3 कहीं भी फॉलो नहीं हुआ, तो मेरे बच्चे ये एक्टिव वॉइस, क्या है ये? एक्टिव वॉइस। दूसरा हमारे पास लिखा हुआ ये B प्लस V3 है, B प्लस V3 है, ये हमारे पास बन जाएगा पैसिव वॉइस। क्या बनेगा बच्चों? पैसिव वॉइस। अब अगर दोनों सेंटेंस का टेंस एक ही है,
दोनों का मीनिंग ऑलमोस्ट एक ही है, तो व्हाई डू वी नीड वन सेंटेंस इन टू डिफरेंट वे और ऑन टू वेज इफ बोथ हैव सेम मीनिंग। माय डियर स्टूडेंट, थोड़ा सा लीनियंट सा यहाँ पे डिफरेंस है और वही डिफरेंस समझाना मैं आपको चाहता हूँ इस एग्जांपल से, और वही हमारे एक्टिव और पैसिव में बेटा डिफरेंस है। ठीक है, ध्यान देना, जो पहला स्टेटमेंट है बच्चों, इसमें हमने देखा एक्टिव वॉइस है तो डूअर इसका आगे है, ये डूअर है, ये डूअर है और ये सेंटेंस में आगे है, इसमें बेटा रिसीवर आगे है। ध्यान देना, अगर आप मान लो किसी इंटरव्यू में बैठे हो, इंटरव्यू में, और इंटरव्यू लेने वाले ने आपसे पूछ लिया कि आप मुझे सेल के बारे में दो बातें बताओ, आप इन दोनों में से कौन सा सेंटेंस पहले लिखोगे? सेल के बारे में उससे आपने दो लाइनें पूछी है, ऑलवेज सी बात है, बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, आपकी प्रायोरिटी ये होगी। क्यों सर? सवाल हमारा है सेल के बारे में बताओ, तो उस बेसिस पे सेल इंपॉर्टेंट हुआ, द सेल वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। ठीक, अब 2 मिनट बाद उसने हमसे पूछा कि रॉबर्ट हुक के बारे में दो बातें बताओ, तो ऑब्वियस सी बात होगी अब की बार आप पहले ये वाला बोलोगे। क्यों सर? हमें प्रायोरिटी को शो करना है। अगर हमारे लिए काम करने वाला इंपॉर्टेंट है तो एक्टिव वॉइस डूअर पहले, अगर हमारे लिए काम करने वाला इंपॉर्टेंट ना हो कि वो काम इंपॉर्टेंट है तो पैसिव वॉइस रिसीवर पहले। तो एक तो ये हुआ हमारे पास कॉन्सेप्ट कि हम एक्टिव से पैसिव में अगर सेम सेंस है, सेम इसका सब कुछ है, तो क्या डिफरेंसेस है, समझ में आ गया बेटा? वेरी गुड। दूसरा क्या होता है बच्चों, याद रखना, इन इसका एक गेम और है, इन द एब्सेंस ऑफ डूअर। क्या मैंने कहा? इन द एब्सेंस ऑफ डूअर। अगर आपको किसी सेंटेंस में डूअर नहीं पता है बॉस, डूअर नहीं पता है बॉस, तो आप उस स्टेटमेंट को एक्टिव में नहीं लिख सकते हैं, या तो वो वेग बनेगा। वेग मतलब एक रफ सब्जेक्ट आप यूज कर रहे हैं। जैसे मान लो सर मेरा पर्स चोरी हो गया, तो आई डोंट नो हु स्टोल माय पर्स, मुझे नहीं पता है मेरा पर्स चोरी किसने किया, तो इन दैट कंडीशन आई कांट राइट डाउन अ सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। इफ आई ट्राई टू राइट डाउन अ सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस आई नीड हियर सब्जेक्ट, बट इफ आई डोंट नो हु स्टोल माय पर्स, so in the absence of doer I need to write the sentence in passive voice. What beta? Passive voice. मैंने क्या कहा? my purse was stolen. क्या बच्चों? my purse was stolen. अब हमें इस सेंटेंस से पता है पैसिव वॉइस है। पैसिव वॉइस क्या हो बच्चों? ये रहा आपकी बी की फॉर्म, ये रहा आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म। हमने डूअर को नहीं लिखा। अगर हम डूअर यहाँ लिखेंगे कभी तो ध्यान देना, हमें यहाँ पे एक प्रेपोजिशन ऐड अप करना पड़ेगा और उसके बाद ही हम डूअर को लिखते हैं। क्या बेटा? ऐसा पता हमने क्यों किया कि हमें डूअर के बाद एक प्रेपोजिशन ऐड अप करना पड़े? क्योंकि ये एक वर्ब है। अगर वर्ब के बाद कुछ भी लिखा जाएगा तो ये इंग्लिश का एक कॉन्सेप्ट है फॉलो करने का। वर्ब के बाद जो भी फॉलो से करता है वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो अगर मैं यहाँ पे नहीं लिखूंगा प्रेपोजिशन ये, तो ये इसका ऑब्जेक्ट होगा, बट एक्चुअली सेंटेंस का अगर ये सब्जेक्ट है तो यहाँ पे हमें बताना पड़ेगा कि ये इसको फॉलो नहीं कर रहा। तो उस रिलेशन को बताने के लिए प्रेपोजिशन जो एक रिलेटिव वर्ड होता है इसका यूज करते हैं। तो आज की इस वीडियो में बेसिक इंट्रोडक्शन में बच्चों हमने दो तीन चीजें बातें बहुत अहम सीखी। पहला जो वॉइस वो किस टॉपिक का हिस्सा है, वो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर का हिस्सा है। दूसरा, वॉइस के जो दो हिस्से होते हैं एक्टिव और पैसिव, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, किस कंडीशन में एक्टिव होना चाहिए, किस कंडीशन में पैसिव होना चाहिए। फिर हमने ये समझा कि अगर दोनों की सेंटेंस एक ही है, ऑलमोस्ट सेंस एक ही है, तो हम इनको दो तरीके से क्यों अलग अलग लिखते हैं, दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं, ये भी डिस्कस हो गया। और सबसे अहम बात, आप जब कभी भी कोई सेंटेंस को डिकोड करते हैं, रीडिंग करते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा बच्चों आपके लिए कि आप उसमें चीज समझें। क्योंकि आप जो पढ़ने बैठते हैं वो स्टार्ट में सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, लेकिन नहीं बेटा, पैसिव में क्या होगा, आपका जो डूअर होगा वो आखिरी में होगा, फिर वर्ब होगा, फिर वो ऑब्जेक्ट होगा। तो गेम यहाँ पे ये है, रीडिंग स्टाइल जो हमारी होती है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, वो एक्टिव और पैसिव पे डिपेंड करती है। अगर हमारा सेंटेंस एक्टिव वॉइस होगा तो उसे क्लॉकवाइज पढ़ेंगे, डूअर, वर्ब, ऑब्जेक्ट। अगर हमारा सेंटेंस पैसिव में होगा तो उसको फिर उल्टा पढ़ेंगे हम, यहाँ से डूअर, वर्ब और उसका रिसीवर। तो इस क्लास में इतना काफी रहेगा। फिर मैं आपसे मिलूंगा अगली क्लास में इसके पार्ट 2 में, जहां पे इसका रूल और जो बेसिक्स और थोड़ी बातें उनको आगे बढ़ाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो तो कमेंट कर सकते हैं। चैनल पे पहली बार आए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई बातचीत के साथ। जय हिंद, जय भारत।